हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज 1 जनवरी को जेई मेन का जो पेपर हुआ है मॉर्निंग सेशन का, उसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। और ये पेपर, आज का जो पेपर है, इजी साइड में है। ऐसा कुछ ऑर्गेनिक में कोई विशेष कोई नई बात नहीं पूछी गई। हाँ, 1-2 फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इन कजेल्डल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कॉपर सल्फेट एक्ट एज। अब ये रियली इस क्वेश्चन में है तो कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चों के लिए ये एक कंफ्यूजन है। पहली बात, कजेल्डल के नाम पे ही बच्चों को रोना आता है कि होता क्या कजेल्डल। तो यहां पे ध्यान रखना है कि कजेल्डल मेथड में ये प्योरली फैक्ट कि जब भी हम एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन का करते हैं डुमाज मेथड से, एस्टिमेशन रादर कहें कि डुमाज मेथड से और कजेल्डल मेथड से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग H2SO4 के साथ जब हीट करते हैं तो वहां क्या होता है कि नाइट्रोजन वहां पर चेंज होता है अमोनियम सल्फेट में। तो अमोनियम सल्फेट में फिर इसके बाद NaOH दे करके अमोनिया को हम रिलीज कराते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि जब वहां पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 के साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ डाइजेस्ट कर करके चेंज करते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाइट्रोजन लिबरेट होता है अमोनिया के रूप में, फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बनाता है। तो इसी जगह पे कॉपर सल्फेट का रोल है एज ए कैटालिटिक एजेंट। अब ये क्लियर कट बात है कि हम लोग चूंकि रिएक्शन पढ़ते हैं कि ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, रिड्यूस कौन कर रहा है, ये एक फैक्ट ऐसा है जो हो सकता है कि आपके बहुत ध्यान में नहीं हो, और इसी का जेई मेन ने फायदा उठाते हुए इस क्वेश्चन को यहां सेट किया है। एनीवे, छोटा सा एनसीईआरटी में ये इंफॉर्मेशन दी गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहां पर कॉपर सल्फेट का रोल क्या है? तो कैटालिटिक एजेंट। अगेन एक और क्वेश्चन है, कंप्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ द सीक्वेंस डीएनए ATGC TTCA। अब ये डीएनए एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, इसका कंप्लीमेंट्री अगर कोई बनता है तो क्या बनेगा? तो ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन, और आपको मालूम ही है कि यहां जो कंप्लीमेंट्री बनेगा तो एडेनिन का क्या बनेगा? तो थायामीन, और फिर थायामीन का क्या बनेगा? तो एडेनिन। गुआनिन का क्या बनेगा? तो साइटोसिन, और साइटोसिन का क्या बनेगा? तो गुआनिन, और थायमिन का क्या बनेगा? एडेनिन, और फिर थायमिन का क्या बनेगा? एडेनिन, और साइटोसिन का क्या बनेगा? तो गुआनिन, और एडेनिन का क्या बनेगा? थायमिन। अब यहां चूंकि हम डीएनए की ही बात कर रहे हैं तो डीएनए का कंप्लीमेंट्री बन रहा है, तो इसलिए ये बन रहा है। अगर यही आरएनए का बन रहा होता तो वहां पर हम जो आरएनए में चेंज हो जाता है वो हम चेंज कर देते, यूरेसिल ले आते। तो इस बात को ध्यान रखें। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर है सेकंड कि TACGAAGT। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन एंड अमीनो बेंजीन बोथ आर द सेम कंपाउंड। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एनिलीन एंड अमीनो बेंजीन बोथ आर द सेम कंपाउंड। क्या ये सही है या लाइन गलत है? अब ये एनिलीन है, हिस्टोरिकल है, सिस्टमैटिक नेम कह सकते हैं, बट एक्सेप्टेड बाय, अडॉप्टेड बाय IUPAC। तो आज के डेट में सारी दुनिया इसको एनिलीन ही कहती है। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली IUPAC रूल के हिसाब से चलें तो इसका नाम क्या होगा? ये सब अमीनो बेंजीन। तो यहां पर अमीनो बेंजीन भी इसको आप कह सकते हो, या बेंजीन अमाइन भी कह सकते। यहां पर या एनिलीन एंड अमीनो बेंजीन बोथ आर द सेम कंपाउंड, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दिस लाइन इज ट्रू।
एनिलीन एंड अमीनो बेंजीन बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स। अब ये लाइन दूसरा है, अगर ये लाइन सही है तो ये लाइन गलत है, ये सही है तो ये गलत है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। एनिलीन एंड अमीनो बेंजीन बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड, ऑटोमेटिकली ये लाइन गलत है, क्योंकि ये नाम सेम है तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास टॉलिन है और क्लोरीन, दो इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरीनेशन होता है ये फ्री रेडिकल के माध्यम से होता है और बेंजीन पे नहीं होता, बेंजीन से जुड़े हुए sp3 कार्बन पे होता है। तो यहां पर क्या बनने वाला है, तो बेसिकली टॉलिन में जो आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, चूंकि लिखा है 2 इक्विवेलेंट, तो 2 अलग अलग बार क्लोरीन फ्री रेडिकल के रूप में हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। यहां क्या बन जाएगा, CHCl2, और NaOH से जब इसको हाइड्रोलिसिस करा दिया जाएगा, NaOH यहां पर क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और यहां पे OH आ जाएगा और ये खुद इसको रिप्लेस करके क्लोरीन को बाहर कर देगा। तो नाउ द प्रोडक्ट इज अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब आपके मन में जो कंफ्यूजन हुआ, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, सिंपल टेक्निक है कि एक क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे OH से, एक OH आएगा, 2 क्लोरीन को रिप्लेस करोगे तो 2 OH आएगा, मतलब अल्डिहाइड कीटोन बनेगा, और 3 क्लोरीन को रिप्लेस करोगे OH से तो क्या बनेगा, 3 OH आएगा। 3 OH तो स्टेबल होता नहीं, हर 2 OH पे एक वाटर निकल जाएगा। तो नाउ दिस इज व्हाट, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो खैर यहां पर आपने कितने लगाए, 2 हटाए थे, तो 2 हटाए से तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। तो आंसर इज, ये आपका आंसर है बेंजीन CHCl2 एंड बेंजीन पर CHO। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये उसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। तो भाई देखो, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और यहां इलेक्ट्रोफाइल आ करके H को या रिप्लेस करता है। तो कौन से बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल सबसे तेजी से आएगा, तो जवाब है कि जिस बेंजीन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। किसमें ज्यादा होगी, तो फिनॉल में +M है और +M ताकतवर होता है। टॉलिन में हाइपर कंजुगेशन है तो हाइपर कंजुगेशन भी बढ़ाता है। बेंजीन में कुछ है नहीं। क्लोरीन में +M तो है लेकिन -I भी है, और ये -I कहीं ज्यादा है कि क्लोरीन का -I डोमिनेट करता है +M से, तो नेट डीएक्टिवेटिंग हो गया। तो बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के रिंग में कम है। तो सबसे अधिक कहां है, फर्स्ट में, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट मैचिंग ऑफ द रिएक्शन गिवन इन कॉलम 1 विथ रिएजेंट गिवन इन कॉलम 2। तो सबसे पहले हम लोग देखें PHCOPH से PHCH2PH बनना है। यहां हो क्या रहा है कि PHC डबल बॉन्ड OPH, हम बना क्या रहे हैं, PHCH2PH। भाई ये कीटोन ग्रुप कहां चला गया, तो ऑक्सीजन हट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कौन ऐसा रिएजेंट है जो इसको टोटली रिड्यूस कर देगा, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं। और देखते हैं जिंक मरकरी HCl, जी हाँ, ये जिंक मरकरी HCl, इसी को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन।
तो क्लेमेंसन रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन टोटली रिड्यूस होकर के एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जो देख रहे हो तो ए वाले का आंसर तो हो गया आर। ठीक है, अब देखते हैं CH3 होल 3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इससे क्या बनाना है? अच्छा, ये एल्डिहाइड बनाना है। तो कौन सा रिएजेंट है जो ईस्टर को तोड़ के एल्डिहाइड में चेंज करता है? CH3MgBr या सोडियम बोरोहाइड्राइड? जी नहीं, दोनों ही नहीं। ये तो मिथाइलेशन करेगा, मिथाइल ऐड करेगा और यहां पर हाइड्राइड ऐड करेगा। आगे देखते हैं, ये तो हमने यूज कर ही लिया। डिबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो ईस्टर के ऊपर विशेष करके वर्क करता है और इसको तोड़ करके डिकम्पोज करके एल्डिहाइड में चेंज करता है लो टेम्परेचर पर। टेम्परेचर मेंशन नहीं भी है तो हम मान के चलेंगे कि यहां डिबाल एच का प्रयोग किया गया। और यहां पर हमारे पास हो गया जिंक मरकरी HCl। नेक्स्ट, PHCOCH3 एंड PHCOCH3। अच्छा, इसमें स्केलेटन तो सेम है, ये मिथाइल एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, या ध्यान दीजिएगा। तो ये कहां से मिथाइल ऐड हो गया? तो मिथाइल ऐड करने के लिए हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया? CH3MgBr ग्रिग्नार्ड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को। तो आपका जो थर्ड है उसका आंसर हो जाएगा, उसका ऑप्शन होगा यहां पर CH3MgBr। और 4 में आप दोनों को कोरिलेट करें, अंतर क्या है? सिर्फ H का। तो यहां पे आप देखेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपके आंसर आ गए। तो पहले वाले में R आ गया था और अभी C वाले में देख रहे हैं CH3MgBr, ये मतलब आपका जो है सो P आ रहा है। और D वाले में जो आप देख रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को मैच करा लें, Q है ना। तो ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, तो आई होप हम लोग आगे बढ़े। कहोगे तो बी भी देख लेते हैं, बी में क्या था। और बी में क्या था हमारे पास? ठीक है, इस पर डिवालेज आ रहा है। डिवालेज कहाँ है? तो ये हमारे पास एस है। ए का आर, बी का एस, सी का पी और डी का क्यू। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमाइन इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये तो सही है कि जब किसी भी बेंजीन पर अमाइन बैठ जाए तो अमाइन में नाइट्रोजन का, ऑल्दो नाइट्रोजन इज माइनस आई, लेकिन ये जो लोन पेयर है और कंजुगेटेड में बैठा हुआ है तो बगल में बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप तो है, ये तो ट्रू। और एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन रिएक्शन, दिस इज आल्सो ट्रू। फ्रीडल क्राफ्ट की विशेषता यही है कि फ्रीडल क्राफ्ट की विशेषता यह है कि जो आपके पास अमाइन और फिनॉल, ये दोनों फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए कि इनके पास जो लोन पेयर हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट में यूज होने वाले लेविस एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रीजन से तो ये देते ही नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या है? 1 भी ट्रू और 2 भी ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पर। फॉर आयोनिक रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज अकर। अच्छा, ये ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया एक अलग तरह का क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ये अलग से लगेगा कि आयनिक रिएक्शन क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो बेसिकली आयनिक रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो ऑर्गेनिक के जो मैकेनिज्म होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आयनिक मैकेनिज्म, ये उसी आयनिक मैकेनिज्म की बात कर रहा है कि जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के माध्यम से। दूसरे रिएक्शन होते हैं रेडिकल रिएक्शन, जो रेडिकल्स के माध्यम से शुरू होते हैं
और तीसरे होते हैं, थोड़े हाई फंडा है, आपके यूज में नहीं आते हैं, उसको कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। ये अलग तरह का रिएक्शन है सिग्माट्रोपिक। तो खैर इसके बारे में आप भूल जाए। तो आयनिक एंड रेडिकल, तो आयनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो भी हमारे पास जो बॉन्ड बन रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत कैसे होगा, अटैकिंग स्पेसीज कैसे बनेंगे, तो रीजन है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक मींस अनइवन डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड। अनइवन डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड से मान लिया जाए ए और बी का बॉन्ड जो है ये अनइवनली डिसोसिएट करता है, ए प्लस एंड बी माइनस, तो इससे क्या हुआ, आयन बन गया। अब इसमें से जो ज्यादा अनस्टेबल होगा वो अटैकिंग स्पेसीज हो जाएगा। तो ये यही पूछ रहा है कि फॉर आयनिक रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज अकर्स, तो आंसर है फर्स्ट हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो इसके माध्यम से अनइवन तरीके से बॉन्ड टूटता है और रिएक्शन होता है। फाइंड आउट टोटल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। तो 2-क्लोरोब्यूटेन के कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, तो 2-क्लोरोब्यूटेन के कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, यहां ध्यान देना। 2-क्लोरो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें न ब्यूटेन को चेंज करना है, न क्लोरो को चेंज करना है, न पोजीशन को चेंज करना है। ये देखना केवल इसी को है। ये भैया यहां पर एक ही किरल कार्बन है, तो 1 किरल कार्बन है, तो एक किरल कार्बन में कितने कितने तरह के होंगे, तो R एंड S, तो कुल मिला के कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो 2 होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, तो भी 2 होंगे। तो 9 का आंसर क्या हो गया, 2। टोटल नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। अगर अब ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग तभी देखा जाता है जब बेंजीन के सापेक्ष में आप देख रहे हो। तो मान लिया जाए कि बेंजीन पर साइनाइड लगा हो, बेंजीन पर NHCOCH3 लगा हुआ हो, OCOCH3 लगा हुआ हो, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ हो, बेंजीन पर NHCH3 लगा हुआ हो, या बेंजीन पर OCH3 लगा हुआ हो, तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने वाला कौन है। तो बेटा ध्यान देना कि अगर बेंजीन के बगल वाले एडजेसेंट एटम पे किसी कारणवश नाइट्रोजन की बेईमानी कह लो, इसके कारण बेईमान है नाइट्रोजन, कार्बन से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचता है। तो ये ग्रुप कैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जा रहा है, तो ये हो गया डीएक्टिवेटिंग। और अगर बेंजीन का पड़ोसी मालदार हो, नाइट्रोजन के सेंस में अमीर हो, भले ही किसी और को दे रहा हो, बेंजीन को भी तो कुछ देगा ही देगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्टिवेटिंग, क्योंकि इसने बेंजीन को अल्टीमेटली थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रॉन दी है, तो ये भी एक्टिवेटिंग है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है, यहां भी देखो इसने दूसरे पड़ोसी को भी बांट रहा है, लेकिन कुछ बेंजीन को भी बांट रहा है, तो बेंजीन के सापेक्ष में यह भी +M एंड एक्टिवेटिंग है। और यहां देखोगे कि बेंजीन पे COCH3, तो ये जो CO ग्रुप है, ऑक्सीजन बेईमान है, इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो बेंजीन का जो पड़ोसी है, इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये डीएक्टिवेटिंग हो गया। और अगले पड़ोसी को देखे, ये फिर मालदार पड़ोसी है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये +M और ये भी +M। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस पूरे के अंदर में डीएक्टिवेटिंग कितने हैं, तो जवाब है कि CN एंड COCH3। यहां भी अब ये +M हो गया, ये भी एक्टिवेटिंग, ये भी एक्टिवेटिंग, ये भी एक्टिवेटिंग, ये भी एक्टिवेटिंग, तो आंसर कितने हो गए, तो 2। ये इंटीजर का क्वेश्चन था, इसके आंसर 2 है। तो यहां पर तो खैर, तो इस तरीके से ये जो पेपर है ये तो समाप्त हुआ।
अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन के साथ, अभी जो शाम में पेपर होगा, जो लास्ट पेपर होगा उस पूरे सीरीज का, उसके क्वेश्चन के साथ, है ना। तो वैसे ये इसके बारे में इतना ही मैं कह दूं, एक दो क्वेश्चन जो प्योरली फैक्ट ओरिएंटेड खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के एनसीईआरटी से लाए गए हैं, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन जनरल थे जो सब कोई बना सकता है। और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें ऑर्गेनिक में बच्चे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम लोग मिलेंगे अगले पेपर में। टिल देन, गुड बाय।